तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक। कल तक का हम लोग पढ़ चुके थे राउल्स लॉ क्या होते हैं। राउल्स लॉ पूरा हो गया था। राउल्स लॉ के हमारे पास दो फॉर्मूले डिराइव हो गए थे। एक फॉर्मूला किसका था? फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। दूसरा फॉर्मूला किसके लिए था? फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक शॉर्ट में जल्दी से हम आपको बता दे रहे हैं कि राउल्स लॉ का जो एक फॉर्मूला बना था यानी पी सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट मतलब ए मान लो और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी मान लीजिए, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। सीधी सी बात ये समझ लीजिए। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है बताओ? पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कि जब आप किसी भी सोल्यूशन को, कोई भी आपका सोल्यूशन है, जब आप उसको कहां पे रख देते हो? सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिला के रख देते हैं, तो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर अलग होता है, लेकिन चूंकि सोल्यूशन के अंदर उनका कंपोजिशन बदल जाता है जिससे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो इस वजह से उनका जो सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होता है वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से बदल जाता है। तो अगर मैं इसके लिए ऐसे लगाना चाहूं तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए और इसी को मैं बोल सकता हूं काई ए प्लस पी नॉट बी और इसे मैं बोल सकता हूं काई बी। अब यहां पे आप समझ सकते होंगे, अगर मान लीजिए ये सीधा फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो। अब अगर नॉन वोलेटाइल है, सपोज कर लो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल होगा तो बताओ क्या बन जाएगा जल्दी से? अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो उसमें से एक का वेपर तो बनेगा नहीं। अब अगर एक का वेपर नहीं बनेगा तो किसी एक की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर मान लीजिए ये सोल्यूट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। अगर ये सोल्यूट है और ये नॉन वोलेटाइल है, दिमाग लगाओ, अगर ये सोल्यूट है और नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वेपर में तो जा नहीं रहा है। अब ये मार्कर वेपर फेज में थोड़ी ना जाएगा। कोई भी सॉलिड कंपोनेंट जो वेपर में नहीं बदल रहे हैं वो वेपर में नहीं जाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर ही जीरो हो जाएगा, और जीरो से जब काई में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पीएस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। सीधी सी बात है कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ही हम बोल देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन अगर वोलेटाइल है तो इसका मतलब इसके भी वेपर बन रहे हैं, इसके भी वेपर बन रहे हैं, तो ये वोलेटाइल के लिए बन जाएगा और ये वाला नॉन वोलेटाइल के लिए बन जाएगा। ये डेफिनेशन कल हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको यहां तक का क्लियर कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन समझने से पहले एक बात समझिएगा। सोल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, कोई सोल्यूट लिया और उस सोल्यूट को कहां मिक्स किया? सॉल्वेंट में। तो एक बात बताओ, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करने लगता है। देखो, जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में पहले से ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का एक अट्रैक्टिव फोर्स पहले से होता है। फिर हमारे पास सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स पहले से ही वर्क करता है, जिसे बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले से वर्क कर रहा होता है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है। अगर H2 है तो H2 का एक मॉलिक्यूल H2 के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। H2O है तो उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से लिख रहा हूं, तो ये बताओ, ये जो इंक के पार्टिकल हैं, क्या इंक के पार्टिकल का अटैचमेंट इस बोर्ड के पार्टिकल के साथ नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तभी तो ये इंक इस बोर्ड पे अटैच हुई है। ठंड होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हमें इरेज करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी घट जा रही है, मूव नहीं कर रहा है, तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है इरेज करने के लिए। गर्मी का टाइम होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। सीधा सा एग्जांपल है भाई, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, वो अपनी जगह से जल्दी से डिसलोकेट हो जाएगा, बदल जाएगा। टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, अपनी जगह से मूव करने की एबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पे जो सोल्यूट है, तो सोल्यूट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लग रहा है, अगर सेम है, दोनों सेम है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग क्या है? इम्पॉसिबल है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सेम नहीं होते।
अलग अलग होते, थोड़ा ही डिफरेंस हो लेकिन होगा अलग। क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हर पार्टिकल का अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, अट्रैक्टिव फोर्स अलग होगा, तो दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स अलग है। लेकिन जब हम सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूट के अंदर क्या मिला दिए? सॉल्वेंट, तो अब हम इसे क्या बोलने लगेंगे? सॉल्यूशन। इसका मतलब ये एक कंपोनेंट हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये ए है, इसको भी हम क्या मान लेते हैं? ए। ये क्या है? बी, इसको भी क्या मान लेते हैं? बी। ये क्या हो जाए? ए। ये क्या हो जाएगा? बी। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। अगर ए और ए के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अगर वही अट्रैक्टिव फोर्स बी और बी के बीच में भी लगे, और सेम अट्रैक्टिव फोर्स तब भी लगे जब हम ए और बी को एक दूसरे में क्या कर दें? मिक्स कर दें। ए का अट्रैक्टिव फोर्स वही था जो बी और बी का अट्रैक्टिव फोर्स था, और ए बी का भी अट्रैक्टिव फोर्स सेम था। तो अगर ऐसा केस बनता है तो हमारा सोल्यूशन क्या कहा जाएगा? आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। और अगर ऐसा केस नहीं बनता है तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बोलो, नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन क्या हुए? आइडियल सोल्यूशन हो गए जब अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज सेम एज अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो आइडियल हो गया। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अलग हो जाए, किससे? सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो इनका जो बॉन्डिंग होगी वो सब अलग अलग हो जाएगी। तो जब बॉन्डिंग अलग अलग हो जाएगी तो या तो ए और ए के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, बी और बी के बीच का, अब यहां समझो, ए के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू क्या? बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू क्या? ए बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। तो बताओ कैसा सोल्यूशन हो गया? आइडियल सोल्यूशन हो गया। कैसा सोल्यूशन हो गया? आइडियल। और अगर ए के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बराबर ना हो किसके? बी और बी के बीच में, और यही बराबर ना हो किसके? ए बी के बीच में, तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप बताओ पॉसिबिलिटी किसकी है? आइडियल सोल्यूशन होने की या नॉन आइडियल सोल्यूशन होने की? नॉन आइडियल, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास रियलिस्टिक में कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। कोई भी सोल्यूशन पूरी तरीके से आइडियल नहीं हो सकता। वो जब भी होगा कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा। फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोब्रोमीन, क्लोरो इथेन ले लीजिए और ब्रोमो इथेन ले लीजिए। मतलब कंपेयर करिए कि अप्रॉक्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग लगभग क्या हो? सेम हो, और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो लगभग दोनों का क्या होता हो? सेम होता हो। तो हम उसे मान लेंगे कि वो लगभग टेंस टू किसके बिहेव करने लगेगा? आइडियल सोल्यूशन के बिहेव करेगा। एक बात और समझ लेना आइडियल सोल्यूशन में, बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ रखे हैं पहले से ही। आइडियल सोल्यूशन में एक बात और समझ लेना है कि जब डेल्टा एच मिक्सिंग होगी, व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग? जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो कह रहा है कि जीरो होनी चाहिए। देखो भाई, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी घट गई है और रिएक्टेंट की क्या थी? ज्यादा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। हम ये कह रहे हैं ना तो रिलीज हो ना तो एब्जॉर्ब हो। इसका मतलब जितनी रिएक्टेंट की थी वही है, जो प्रोडक्ट की थी वही है, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया। नंबर वन। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। अब ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता भाई? डेल्टा वी मिक्सिंग हुआ कि जब दोनों को मिलाया तो अगर 50 ml एन हेक्सेन लिया, 50 ml एन हेप्टेन लिया, दोनों को अगर मिला रहे हैं तो दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। 50 + 50 100 ही होना चाहिए। आप सोचेंगे 100 ही तो होता है, 50-50 मिला के 100 ही तो होता है। सोल्यूशन की बात अलग होती है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है आप समझते हैं? जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाता है, अट्रैक्शन कम होता है वॉल्यूम ज्यादा होता है। गर्मी के टाइम में हम एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठना चाहते हैं सो दैट मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा है। ठंड में क्या होता है? वही हम कंजेस्टेड हो जा रहे हैं, साइज छोटी हो जा रही है। क्यों कंजेस्ट हो रहे हैं? सो दैट जितने ज्यादा एक दूसरे के पास हो जाएंगे, एक दूसरे के जितने करीब हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। ये कह रहा है ना तो वो पास आएंगे
ना तो वो दूर जाएंगे, जितनी डिस्टेंस पे पहले थे उतनी ही डिस्टेंस पे बाद में भी रहेंगे। इसलिए दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग, वो बराबर 0 के ही होगा। लेकिन ये कुछ और कहता है, ये कहता है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो बेटा 0 के बराबर तो नहीं हो सकता। 0 के बराबर अब क्या हो सकता है अगर 0 के बराबर नहीं होगा? तो या तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और या तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? नंबर एक, जिसमें पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन सा बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ में क्या था? फ्रॉम राउल्स लॉ अभी मैंने इसीलिए रिकॉल कराया था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या होना चाहिए? बराबर। और तभी बराबर होगा जब सॉल्यूट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स के क्या हो? बराबर। तभी तो इतना बराबर आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन के अंदर मिलाते ही वेपर प्रेशर घटेगा या तो बढ़ेगा। तो अब ये क्या कर रहा है? ये हो गया। और अगर नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे इसे नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये सीधी सी बात आपको समझ लेनी है। तो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं और पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और कॉलम बना सकते हैं हम लोग, डेल्टा वी मिक्सिंग का भी केस बनता है कि अगर हम डेल्टा वी मिक्सिंग ले लेते हैं और वो बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 के होगा, तो यहां पे भी वही केस बनेगा, एक पॉजिटिव और एक क्या? नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव का मतलब कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए पॉजिटिव डेविएशन अगर हो रहा है डेल्टा वी मिक्सिंग तो वो राउल्स लॉ से किस तरह का डेविएशन शो करेगा? अगर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन। सिंपल सी बात है। अच्छा, ग्राफ कैसे बना सकते हैं? देखो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाऊं तो ये वाली लाइन बनाती है मोल फ्रैक्शन को। क्या बताती है? मोल फ्रैक्शन को। और ये वाली लाइन बताती है वेपर प्रेशर को। तो मान लीजिए एक का वेपर प्रेशर यहां है, एक का वेपर प्रेशर सपोज करिए यहां पे है, तो बेटा एक वेपर प्रेशर है तो इसको हम P0B मान लेते हैं और इसको हम P0A मान लेते हैं। ए बी क्या हो गया? ए मतलब बोला था ना सॉल्यूट, और बी मतलब क्या ले लीजिए? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इतना है, सॉल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इतना है। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो अच्छा बताओ यहाँ पे काई ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे काई बी बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब जैसे जैसे इधर आओगे काई बी घटेगा, मतलब बी का कंपोजिशन कम होगा और ए का कंपोजिशन ज्यादा। इधर जाओगे ए धीरे धीरे घटेगा, बी बढ़ेगा। तो सोल्यूशन का कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एक कंपोनेंट का हो गया वेपर प्रेशर, ये दूसरे का हो गया और ये ओवरऑल हो गया। ये आइडियल केस बन गया। ये क्या बन गया? अब हमारे सामने दो केस बन सकते हैं। नंबर एक, अगर मैं इसी ग्राफ में, ध्यान से समझिएगा, यही मैं लाइन ले रहा हूं, अगर इसी में इस तरीके का कर्व आ जाता है, इसे मैं क्या बोल रहा हूं? P0B, इसे मैं क्या बोल दे रहा हूं? P0A, इसे मैंने क्या बोल दिया? काई ए, इसे मैंने क्या बोल दिया? काई बी। ये 1 है, ये 1 है, तो यहां काई बी कितना हो जाएगा? 0। काई ए कितना हो जाएगा? 0। और ये आपका मोल फ्रैक्शन बता रहा है। तो ये कौन सा डेविएशन हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा एक बात पूछूं, पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। कौन ज्यादा हो गया? अच्छा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो भाप कब ज्यादा बनेगा? जब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? जब बॉइलिंग पॉइंट, गलत जवाब है, जब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर उतने ज्यादा बनेंगे ना। अच्छा बताओ, पेट्रोल का वेपर ज्यादा बनेगा या वाटर का? क्यों पेट्रोल का ज्यादा बनेगा? क्योंकि पेट्रोल का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई, दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी देरी से वो वेपर में जाएगा, तो उसे तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर में बदलने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो वेपर में बदलने के लिए एनर्जी
कम लगेगी। तो बताओ अगर इसके वेपर उतने पे ही ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम ना हुआ? अट्रैक्शन क्या हुआ? इसका मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यही तो बात हुई। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। याद रखो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। आप पानी और ऑयल दोनों को एक साथ मिक्स करोगे, किसके वेपर जल्दी बनेंगे? वाटर के या ऑयल के? ऑयल के। जिसका बॉन्डिंग वीक होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसके वेपर कम बनेंगे। आप स्प्रिट वगैरह हाथ पे ले लेते हो नॉर्मल, वेपोराइज हो जाता है। क्यों हो जा रहा है वेपोराइज? इसका मतलब स्प्रिट के पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत कम है, नॉर्मल हीट पे ही वेपर में बदल जा रहा है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? घट गया है। और जब हम नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, ये देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ग्राफ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात कर लूं, ये मान लो ये लाइन बन गई डॉटेड वाली। डाउट है तो पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो ये देखो ये इस तरीके से हो गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? घटा। अब बताओ अगर वेपर प्रेशर घट गया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ गया। आपके घर पे आप चाय बनाने के लिए पानी रखे हो, चाय बनाना चाह रहे हो, पानी रखे हो, पानी बॉयल हो रहा है, अचानक गए 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डाल दिए, पानी अभी भी उबलता रहेगा या बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो गया? क्योंकि वाटर ऐड करने से उसका अब बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाएगा। पढ़े हो ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन, जब हम किसी कंपोनेंट के अंदर कोई चीज मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर घट जाएंगे। तो ये वही तो कह रहा है, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहां पे ध्यान रखना, क्या लगा देता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। तो हाँ, यहां पे इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएंगे, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएंगे। ये कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? आइडियल। तो राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल दो टाइप के हुए, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो जनरली एग्जाम में तुमसे क्या पूछता है? एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, कोई दे देगा, पूछेगा कोई एक एग्जांपल बता दीजिए पॉजिटिव डेविएशन का, कोई एग्जांपल बता दीजिए नेगेटिव डेविएशन के। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एक टॉपिक क्लियर हो गई। चलते हैं दूसरी टॉपिक पे। इसके मतलब राउल्ट्स आइडियल और नॉन आइडियल के बाद, आइडियल और नॉन आइडियल के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए, क्या बताता है? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? सबसे पहले नाम ही समझ में आ रहा होगा, एबनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल में अंतर क्या है? हमने कोई सल्यूट लिया और उस सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। अब वहां पे 3 चीजें होंगी। वहां पे क्या होंगी? 3 चीजें होंगी। क्या 3 चीजें होंगी? या तो वो टूट जाएगा, जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन होना, या तो वो जुड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन होना, और या तो वो ना टूटेगा ना तो जुड़ेगा, जैसे गया था वैसे रहेगा। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूट जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं उनका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर भी वैसे ही रहते हैं जैसे सॉल्यूशन के बाहर। ग्लूकोज पानी के अंदर भी वैसे ही रहेगा, पानी के बाहर भी वैसे ही रहेगा। नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। HCl वैसे ही रहना है, कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं होंगे। तो जितने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल एबनॉर्मल सब सेम होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जिसको वाटर के अंदर ऐड करने पर वो जाके डिसोसिएट हो जाए, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लो, NaCl ले लो, समझो ध्यान से, हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। अब हमने तो कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल डाला,
लेकिन जब ये सोल्यूशन के अंदर गया तो ये टूट के बन गया Ca डाई पॉजिटिव और 2Cl माइनस। इसका मतलब अब ये 3 पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है। कितने पार्टिकल के जैसा? और हम पढ़ते हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। तो उसके लिए तो ये सब एक मॉलिक्यूल के जैसे थे और अब इसके लिए ये 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो हर एक अपना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो गया। इसका मतलब अब उसका मोलर मास पहले के कंपेयर में कम हो गया कि ज्यादा? कम हो गया ना। पहले सब एक ही में ज्वाइन थे तो मॉलिक्यूल का मास ज्यादा था, अब इसका सिर्फ कितना बचेगा? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, तो अब सिर्फ 40 है। और इसमें जब था तो 40 इसका और 35.5 35.5 यानी 71 प्लस 40 कितना हो गया? 111 इसका है और इसका सिर्फ 40 है। बताओ घटा बढ़ा? दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर के अंदर ये कैल्शियम अपना अलग टहल रहा होगा और Cl अपना अलग टहल रहा होगा, ये सब इंडिविजुअल काम करेंगे। तो इसका मोलर मास अब कितना है? 40, इसका कितना है? 35.5। लेकिन जब हम इसके अंदर CaCl2 ऐड कर रहे थे उस समय इसका मोलर मास कितना था? 111। बताओ सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने से मोलर मास में क्या आ गई? चेंजेस आ गए। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो जब आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद उसके मोलर मासेस में चेंजेस आ जाएं, यानी वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए, तो उसका जो मोलर मास सॉल्यूशन के अंदर होगा उसी को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। सॉल्वेंट का एबनॉर्मल मोलर मास नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट में कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होना। जब भी होना है किसका होना है? सॉल्यूट का। इसलिए एबनॉर्मल मोलर मास हमेशा और हमेशा सॉल्यूट का होता है, सॉल्वेंट का नहीं। तो एबनॉर्मल मोलर मास का सिंपल सा लॉजिक, छोटा सा टॉपिक है, इतने समझना है कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट को सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो वहां जाने के बाद या तो वो एसोसिएट हो जाता है और या तो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो उसके एसोसिएट एसिटिक एसिड ले लो। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर आप ऐड कर रहे हो, 2 मॉलिक्यूल, तो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होने के बाद एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करने लगेंगे। अब ये एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करेंगे तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। यानी मोलर मास सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद जितना था उसका क्या हो जा रहा है? डबल बढ़ गया ना। अब ये पूरा मिलके एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करेगा तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो यानी द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। दैट्स सिंपल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एजियोट्रॉप्स की। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक नंबर के एग्जाम्पल टाइप के पूछे जाने हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है कि मतलब आप 2 लिक्विड मिक्सचर ले लीजिए और दोनों लिक्विड मिक्सचर को सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या हो रहा है? आप उनको बॉयल करेंगे तो बेटा क्या होगा कि किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, मैंने अभी बोला था कि कभी भी बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकते, मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकते। सबके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो ऐड करने के बाद अभी उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब जब हीट कर रहे हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से 2 लिक्विड को तो ऐसे ही सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर लेने के बाद इसको वार्म करते हैं, हीट करते हैं और हीट करने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे हम अपना सिस्टम वगैरह लगा के रखे रहते हैं और यहाँ से कोई भी चीजें जब हीट करते हैं तो वेपर बन के यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके वेपर ज्यादा बनते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनके वेपर कम बनते हैं। लेकिन वेपर तो सबके बनेंगे और जब वेपर बनेंगे तो ये सारे वेपर यहां से फ्लोट आउट होकर के यहां पे जाकर के क्या होने लगेंगे? कलेक्ट होने लगेंगे लिक्विड फॉर्म में। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो यहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये एजियोट्रॉप नहीं हुआ। एजियोट्रॉप क्या हुआ? अगर दोनों को मिलाएं तो दोनों एक साथ वेपर में जाकर के यहां कलेक्ट हों।
यानी दोनों लगभग एक ही टेम्परेचर पे क्या होना शुरू हो जाएं, बॉयल। अगर दो लिक्विड का मिक्सचर किसी एक टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा, जिस कंपोजिशन पे भी वो एक साथ बॉयल होने स्टार्ट होने लगे, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कहां होगा, बीच में होगा। जैसे अगर मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, कितना है ये, कोई ए कंपोनेंट मान लीजिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, कोई बी कंपोनेंट ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान ले लेते हैं हम लोग 350 हो गया केल्विन। तो अब जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इसके और इसके कहां आएगा, बीच में। जहां भी आएगा एक ही पे वो बॉयल होने शुरू होंगे, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। सिंपल। लेकिन अब एजियोट्रॉप में क्या होगा कि दो कैटेगरी बन जाती है, एक पॉजिटिव एजियोट्रॉप और एक, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या हो जाएगा, ज्यादा, या इन दोनों से क्या हो जाएगा, कम। अगर सॉल्यूशन के कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट इन ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, ज्यादा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स। और अगर इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो बोलेंगे नेगेटिव एजियोट्रॉप्स। यानी अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है और हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया तो नेगेटिव एजियोट्रॉप्स, और अगर इन दोनों से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर है। अब एजियोट्रॉप की में एक बात बताओ, एक ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से, तो वो किस टाइप का एजियोट्रॉप होगा। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो कौन सा एजियोट्रॉप होगा, समझो। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन का यह मतलब होता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, बोलो भाई, उसका वेपर प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया है। अच्छा, वेपर प्रेशर कब कम होता है, मैंने अभी बताया था यहां पे, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के से क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स। यानी जब राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो ये पॉजिटिव एजियोट्रॉप होगा, और जब उसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो ये नेगेटिव एजियोट्रॉप होगा, एकदम रिवर्स चलेगा। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो नेगेटिव एजियोट्रॉप शो करेंगे, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे वो पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो एजियोट्रॉप क्या हुआ, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, यानी दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जो एक ही टेम्परेचर पे क्या होता हो, बॉयल होता हो, उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। जनरली नॉर्मली एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। अब अगर एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव एजियोट्रॉप, और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट से कम हो गया तो नेगेटिव एजियोट्रॉप। सिंपल है। अगर नेगेटिव एजियोट्रॉप है तो वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, अगर पॉजिटिव एजियोट्रॉप है तो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इतनी बात अगर समझ गए तो बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कर ले जाओगे। दैट सिंपल है, इसमें कोई किसी को दिक्कत है। एजियोट्रॉप्स क्लियर हो गया, एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हो गए। अब हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है।